जय श्री राम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ ही साथ आपने पहला लेक्चर ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना। लेकिन आज के लेक्चर में हम वो बात करने वाले हैं जो कल के लेक्चर से जुड़ी हुई है। कैसे? देखो, कल वाले लेक्चर में हमने मैटर को जाना था। लास्ट लेक्चर में हमने मैटर को पढ़ा था। ये मैटर कौन सा मैटर था? ओ भाई, तेरे भाई का मैटर हो गया, फटाफट आ जा। ये वो मैटर नहीं था क्लास। ये मैटर वो चीज़ है जो कि आपके आस पड़ोस में आपको दिखती है, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है, साथ ही साथ उस चीज़ का मास होता है। मतलब अगर मैं इस टेप को मैटर कहता हूँ तो इसका मास होगा, बिल्कुल होगा। ये जगह घेरेगी, बिल्कुल घेरेगी। देखो, ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ की जगह ये घेर के बैठ गया, राइट। दूसरा, सर ये चौक का बॉक्स मैटर है? हाँ है। क्यों? इसका मास है? हाँ है, मास है। मेरे हाथ देखो, ये मेरा हाथ देख रहे हो, इसकी जगह घेर कर बैठ रहा है, इतनी जगह घेर कर बैठ रहा है, माने ये मैटर है। तो आस पड़ोस में आपको बहुत सारे मैटर दिख जाते हैं। मैटर माने हिंदी में बोले तो पदार्थ, वस्तु, ठीक है। कल डेफिनेशन इसकी बताई थी, इसका क्लासिफिकेशन बताया था। आज जानते हैं कि आखिर ये मैटर बना किन चीज़ों से है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन एक वर्ड लेते हैं जिसका नाम है एटम। ये एटम क्या है? क्लास सुनो मेरी बात। ये चौक देख रहे हो? ये चौक देख रहे हो? इस चौक को तोड़ो, तोड़ते जाओ। मानो 2 टुकड़े तोड़ दूं तो एक टुकड़ा इतना, एक टुकड़ा इतना, मतलब 2 टुकड़ों में टूट गया। उसको और तोड़ो, तोड़ते इसका बारीक पाउडर सा बन जाएगा। उस बारीक पाउडर में ढेर सारे आपको दाने मिलेंगे, ढेर सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। लाइक येलो कलर का चौक है तो ढेर सारे येलो कलर्स के आपको पार्टिकल मिलेंगे। उन पार्टिकल में से किसी एक पार्टिकल को उठाओ, वो पार्टिकल आपको नज़र भी नहीं आएगा। फिर आपने उठाया कैसे? एक्चुअली आपने उसको टच किया तो आपकी अंगुली पर ढेर सारे पार्टिकल्स चिपक चुके थे। समझ रहे हो? ढेर सारे पार्टिकल चिपक चुके थे। लेकिन अगर उन पार्टिकल्स को आप सिंगल पार्टिकल को देखना चाहो तो आपको दिखता नहीं है। वो जो चीज़ नहीं दिखती है ना आपको, वो एटम होती है क्लास। उस एटम को, जो चीज़ दिख नहीं रही है, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करूं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो उसको देखा तो जा सकता है। लेकिन अगर उस एटम को आगे तोड़ने की बात करूं तो तोड़ना मुश्किल है, नहीं तोड़ सकते। क्यों? उसकी वजह सुनो। सबसे पहले एटम एक ग्रीक शब्द से आया है जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक ए और एक टॉम। या जो ए है वो ए अपना बताता है नहीं को या फिर नॉन को, और टॉम बताता है डिविजिबिलिटी को, माने डिवीजन को। तो मैं लिख दूं, माने एटम एक ऐसी चीज है जो कि नॉन डिविजिबल है। ए का मतलब नॉन, टॉम का मतलब डिविजिबल। नॉन डिविजिबल मतलब, या फिर इसको यूं भी कह सकते हो कि एटम इनडिविजिबल है। जिसको आगे और तोड़ा नहीं जा सकता। एक्चुअली आप पहले मैटर को तोड़ रहे थे। मैटर को तोड़ने के दौरान एक बहुत बारीक पार्टिकल आपके सामने निकल कर आया। उस बारीक पार्टिकल को आप आगे नहीं तोड़ सकते हो, उसी बारीक पार्टिकल को आप एटम कह देते हो। तो मैं कह सकता हूं क्या कि स्मॉलेस्ट indivisible part of any, शॉर्ट में लिख देता हूं, substance is known as एटम। बिल्कुल सही। माने किसी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? होने में तो सेल से भी छोटे पार्टिकल हैं। मतलब कहा जाता है सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। माने हमारे शरीर को अगर छिन्न भिन्न किया जाए तो एक सबसे छोटी यूनिट आती है सेल। लेकिन बायोलॉजी वाला नज़ारा है। यहाँ पर बायोलॉजी की अगर बात करूँ तो बायोलॉजी का मतलब जुड़ा हुआ है जीवन से। देखो, अकेला माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा नहीं रह सकता, अकेला क्लोरोप्लास्ट जिंदा नहीं रह सकता,
अकेला लाइसोसोम जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन एक अकेली सेल जिंदा रह सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने अमीबा, माने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक सेल को भी अगर उसके अंदर देखा जाए, एक सेल को जो चीज़ें बनाती हैं उन चीज़ों को अगर बाहर निकाल कर जिंदा रहने को कहा जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती क्लास। ठीक उसी तरीके से एक मैटर को जब तोड़ते हो, धमाधम तोड़ते जाते हो, तो सबसे छोटा पार्टिकल निकलता है एटम। ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये कहानी मैं आपको बाद में बताना चाहूँगा, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एटम किन चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट, एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इस सब एटॉमिक का मतलब क्या है? एटम से भी छोटा कहलाता है सब एटॉमिक। सब एटॉमिक मतलब एटम से भी छोटा सब एटॉमिक। अभी तो आप कह रहे हो कि आप एटम इंडिविजिबल है, एटम को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। देखो क्लास, एक्चुअली अब पहले आप ये समझो कि एटम अंदर से कैसा दिखता है, उसके बाद आप ये बात समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले एटम लगभग एक स्फेरिकल शेप में होता है। किस शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में, लगभग स्फेरिकल शेप में, ऐसा माना जाता है, एक्चुअली माना जाता है। इस एटम में बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज के साथ में न्यूट्रॉन्स होते हैं। पहले एक काम करते हैं, अपन इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एक एटम बना होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम क्या क्या हैं? उनमें पहला आता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है प्रोटॉन, तीसरा आता है न्यूट्रॉन। ये 3 चीजें होती हैं जो एक एटम को बनाती हैं। ठीक है, अब ये 3 चीजें इस एटम को कैसे बना रही हैं वो जानते हैं। एक एटम जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ साथ, पहले इनको साथ साथ कर देते हैं। एक एटम में ये 3 चीजें होती हैं, करेक्ट। ये 2 चीजें साथ साथ रहती हैं। अच्छा, कहाँ रहती हैं? बीचों बीच रहती हैं। मैंने पहली बात तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो ग्रुप होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो ग्रुप होता है वो साथ साथ रहता है। और कहाँ रहता है? बीच में। इसका मतलब एक एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो ग्रुप होता है, पहली बात तो उस ग्रुप का नाम जानते हैं। उस ग्रुप का नाम होता है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ग्रुप को आप क्या कहते हो? न्यूक्लियॉन्स, है ना। रहता कहाँ है? सर एटम के न्यूक्लियस में रहता है। एटम के न्यूक्लियस में रहता है। पहली बात तो हो गया इसका नाम, जिसको अपन कहते हैं क्या? न्यूक्लियॉन्स, माने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ग्रुप को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के झुंड को, ग्रुप को आप कहते हो न्यूक्लियॉन्स। और जो न्यूक्लियॉन्स है ये एक एटम में कहाँ रहता है? बीचों बीच रहता है। मतलब जहाँ आप बीच में पॉजिटिव साइन देख रहे हो ये अकेला प्रोटॉन नहीं है। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहूँगा इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है न्यूट्रल टाइप का है, और न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होता, तो इस पर 0 चार्ज होता है। क्या होता है? 0 चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। समझे? माने एक एटम के अंदर 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। सर ये देखो क्लास, चार्ज 2 ही तरह के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये दोनों यहाँ पर आ गए। न्यूट्रल या फिर 0 जैसा कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है क्या? इसलिए मैंने उसको 0 लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। सोच के बताना क्लास, अगर मैं ये कह रहा हूँ न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनाए, तो न्यूक्लियॉन्स पर कौन सा चार्ज होना चाहिए?
अरे सिंपल, न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन की वजह से ज़ीरो चार्ज आएगा। तो न्यूक्लियॉन्स में जो चार्ज आएगा वो एक जगह आएगा पॉजिटिव और एक जगह आएगा ज़ीरो। अगर थोड़ी मैथमेटिक्स लगाऊं तो एक ज़ीरो को +1 के साथ जोड़ दो तो +1 ही आएगा ना। माने न्यूक्लियॉन्स पर ओवरऑल चार्ज जो आ रहा है, न्यूक्लियॉन्स पर ओवरऑल चार्ज जो आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो न्यूक्लियॉन्स कहाँ पर हैं? एटम के न्यूक्लियस में। इसलिए इस एटम के न्यूक्लियस में आप जो चीज़ देख रहे हो इस चीज़ को न्यूक्लियॉन्स कहते हो और इसे पॉजिटिव साइन से शो करते हो, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स पर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गई क्या बात क्लास? आगे बढ़ें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का क्या लफड़ा है? अब इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए, अच्छा इलेक्ट्रॉन बहुत 30 मार खान है, एक जगह रुकता नहीं है, ये घूमता रहता है। देखिए कैसे, वो देखो। सबसे पहले एक एटम जो होता है, अब मैं आपको एक एक करके बातें बताता जा रहा हूँ, ये बातें आप अभी याद करते जाओ, क्योंकि इनका डिटेल अभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। इनका डिटेल 11th क्लास को दिया जाता है और जो ये बेसिक्स हैं ये 9th से लेकर 12th तक सबके काम के हैं, ताकि सब एक बार सरफेशियल तरीके से बातों को पढ़ते चले जाएं। फिर 11th क्लास जब पीरियोडिक टेबल पढ़ती है तो इस एटम के अंदर जो नाम अभी मैं बोलने वाला हूँ उनकी परफेक्ट डिटेल जानने को मिलती है। फिलहाल के लिए आप 9th और 10th के बेसिक्स के लिए इसको सुकून से सिर्फ जानते जाएं। जितना हम बता रहे हैं उतना आपके लिए बहुत है, आप भरोसा करके इस काम को आगे पढ़ते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये एटम होता है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपने ये एटम बनाया है, इस एटम के अंदर जाने पर इस तरीके से काफ़ी सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर आप बना रहे हो। एक्चुअली ये सर्कुलर नहीं है, ये स्फेरिकल टाइप है। तो एक एटम के अंदर एक गोला बनाया, दूसरा गोला बनाया, तीसरा गोला बनाया। ये एटम को आप काट कर देख रहे हो क्लास? सर एटम को तो काटना पॉसिबल नहीं था ना, मेरी बात समझो। हम सेक्शन लेते हैं किसी चीज़ का, तो सेक्शन इमेजिनरी भी हो सकता है। तो ये जो एटम है वो तो स्फेरिकल है, इस तरीके से गोले जैसा है, लेकिन मान लो ये सेक्शन काट दूं तो आपको जो एटम दिखेगा वो अंदर से ऐसा होगा 2D। जब 3D पार्ट होता है कोई, मान लो ये पार्ट 3D था, इस तरीके से मैंने उसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से इसको काट दिया तो ये कट गया। अब जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक 2D प्लेन नज़र आ रहा है ना, 2D, ये एक प्लेन नज़र आ रहा है, 2 डायमेंशनल प्लेन नज़र आ रहा है। तो एक एटम के अंदर, चलो हटाओ हर एक बात को, आरामदायक बात पर चलो। एटम के अंदर, ये बड़े से एटम के अंदर ये 1, ये 2, ये 3, ये जो नंबर ऑफ सर्कल दिख रहे हैं ना आपको, मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ सर्कल। इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर। माने इस एटम के अंदर जो 1, 2, 3, 4 ये जो गोले दिख रहे हैं, इन गोलों को आप नाम देते हो शेल। मतलब ये सब क्या है? शेल। क्या कहलाते हैं ये? शेल। क्लियर? तो शेल को आप अगर ट्रिक की तरह याद रखना चाहो कि शेल एक्चुअली है क्या, सिर्फ जानने के लिए, तो शेल एक नंबर है। माने शेल 1, 2, 3, 4 नंबर्स हैं। दूसरा, शेल जब भी स्टार्ट होते हैं तो एटम के बिल्कुल अंदर से स्टार्ट होते हैं, माने न्यूक्लियॉन्स के जस्ट बाद से। तो ये वाला शेल कौन सा होगा? सर नंबर 1, इसको हम कलर पेन से लिखते हैं। नंबर 1, ये वाला नंबर 2, ये वाला नंबर 3। इतना समझ में आया क्लास? जो शेल की स्टार्टिंग होती है, शेल एक नंबर है, शेल की जो स्टार्टिंग होती है वो एक एटम के बिल्कुल भीतर से होती है। न्यूक्लियॉन्स के जस्ट बाद से जो पहला शेल आता है उसको आप नंबर 1 देते हो, फिर जो शेल आता है उसको नंबर 2 देते हो, फिर जो शेल आता है उसको नंबर 3 देते हो, एंड सो ऑन, आगे बढ़ाते हो 4, 5, 6 करके। अच्छा, इन शेल को आपने मैथमेटिकली शो किया है। नंबर तो मैथमेटिकली होता है ना, लेकिन इन शेल को आप अल्फ़ाबेटिकल लेटर से भी शो कर सकते हो। एक तो नंबर है जिसमें मैथमेटिक्स आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन है ना, मतलब अप टू जितना भी हो सकता है एक एटम में, इनफाइनाइट तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है कि क्लास? दूसरा, ये तो है मैथमेटिक्स। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अल्फ़ाबेटिकल टर्म की, तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में कहानी अपनी जो अपन पढ़ते हैं ABCD वहाँ से शुरू होती है, A से शुरू होती है। लेकिन एटम के अंदर जब आपको शेल को बताना होता है तो कहानी A से नहीं K से शुरू होती है। तो इस एक को आप K भी कह सकते हो, क्योंकि एक से शुरुआत हो रही है,
इंग्लिश में के से शुरुआत हो रही है शेल के लिए, KLMN। ऐसे अगर उसको 5 लिखते तो यहाँ पर O आ जाता, इसको 6 लिखते तो यहाँ P आ जाता, KLMNOPQ ऐसे करके आगे बढ़ती गाड़ी। क्लास बात समझ में आई? टिपिकल नहीं है, टिपिकल नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस एटम के अंदर क्या है। ये एटम जिन 3 चीज़ों से मिलकर बनाए वो इस एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड हैं। अभी एटम की कहानी हमने डिटेल में नहीं पढ़ी है क्लास। एटम की कहानी हम तब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं, पीरियोडिक टेबल सिखाते हैं, जिस पर हमारा फोकस नेक्स्ट लेक्चर्स में रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं इस गाड़ी को। एटम में आपको शेल दिखे थे 1 2 3 1 2 3। इन शेल के भी अंदर जो शेल हैं, इस शेल के अंदर आपको सब शेल देखने को मिलता है। अब हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो कि आखिर ये सब शेल कैसा दिखता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी स्टडी के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर 11th क्लास में है। 11th क्लास की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है, वहाँ पर शेल, सब शेल, इन सब की स्टडी डिटेल में की जाती है। ये सब क्या होते हैं एक्चुअली उनको जाना जाता है, बट फिलहाल के लिए हम सरफेशियल स्टडी ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे इतना ही काम का है, बेसिक्स में इतना ही काम का है। तो इन बातों को सिर्फ हम उतना ही जानेंगे जिससे हमारे लिए टर्मिनोलॉजी को पढ़ पाना आसान हो जाए और हमारे चैप्टर स्टार्ट कर सके हम। क्लियर है क्लास? तो शेल के बाद आता है सब शेल। जैसे शेल मैथमेटिक्स में नंबर से शो किए जाते हैं और इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल लेटर से शो किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने सब शेल को भी आप अल्फ़ाबेटिकल लेटर से शो करते हो, लेकिन इसके लिए अल्फ़ाबेटिकल लेटर फिक्स्ड है। माने S एक सब शेल हो सकता है, P एक सब शेल हो सकता है, D एक सब शेल हो सकता है, F एक सब शेल हो सकता है। होने को तो G, H बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी शेप जो है वो अज्ञात है, मतलब उसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम G, H इन सब को काउंट नहीं कर रहे हैं फिलहाल। वो हायर स्टडीज़ में बहुत काम आता है। फिलहाल के लिए आप ये 4 सब शेल जानते हो, S, P, D और F नाम के 4 सब शेल हैं। एक सब शेल होगा S, दूसरे सब शेल को आप P कहते हो, तीसरे सब शेल को आप D कहते हो और फाइनल सब शेल को आप F कहते हो। ये F का मतलब फाइनल नहीं है, ये चौथा सब शेल है हमारा, इसका मतलब फाइनल नहीं है। इन 4 में ये आखिरी था इसलिए फाइनल कह दिया। तो एटम के अंदर आपको शेल मिले, इन शेल के अंदर आपको सब शेल मिले, इन सब शेल के अंदर आपको देखने को मिलता है ऑर्बिटल। क्या देखने को मिलता है? ऑर्बिटल। एक शब्द मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा, ये जो शेल जानते हो शेल, इस शेल को आप ऑर्बिट भी कहते हो। क्या कहते हो? सर आपने अभी तो ऑर्बिट लिखा है, गलत, मैंने यहाँ ऑर्बिटल लिखा है और यहाँ पर ऑर्बिट लिखा है। ऑर्बिट हो या शेल हो एक ही बात है, लेकिन ऑर्बिटल लास्ट में AL लग रहा है, ऑर्बिटल एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो जैसा कि देखो इन शेल के अंदर सब शेल हैं, माने फर्स्ट शेल में सब शेल हो सकता है, सेकंड शेल में सब शेल होगा, थर्ड शेल में सब शेल्स होंगे। कौन से शेल में कौन सा सब शेल होगा, कौन से शेल में कौन सा सब शेल होगा, इसकी जानकारी पीरियोडिक टेबल के बाद ही बहुत बेहतर ढंग से दी जा सकती है। ट्रस्ट मी, उसके बाद ही बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी पूरी डिटेल है हमारे पास और आप लोग भी पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। ऑर्बिटल, जैसे शेल में सब शेल है तो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है। अब सब शेल तो 4 तरह के हैं, तो पहले S वाले सब शेल को उठाओ, तो S वाले सब शेल में आपको ऑर्बिटल देखने को मिलता है 1। जैसे आपने देखा कि शेल को शॉर्ट में याद करने के लिए, समझने के लिए, पता लगाने के लिए हमने नंबर से इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक उसी तरीके से ऑर्बिटल को अगर आपको नॉर्मल तरीके से जानना है तो आप इसको एक नाम दे सकते हो और वो नाम अपना आता है बॉक्स। क्या नाम आता है? डिब्बा। ऑर्बिटल अपने आप में एक बॉक्स है। ये कहानी कम समझ में आ रही होगी मैं जानता हूँ, बट मैं आपको कहानी यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक डेप्थ में ले जा रहा हूँ कि एटम अंदर से कैसा दिखता है। मेरी बात समझ रहे हो? कोई चीज़ कैसी दिखती है उसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे देखना है। तो अभी आपको सिर्फ इसको देखना है और देखते देखते याद करने की कोशिश करनी है।
क्योंकि इतना टिपिकल भी नहीं है और मेरे ख्याल से आप लोग इसे पढ़कर आ भी चुके हैं, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आगे बहुत शानदार फॉर्म में मिलेगा। तो एस वाले सब शेल में आपको एक ऑर्बिटल माने एक डब्बा देखने को मिलता है। पी वाले सब शेल में आपको 3 डब्बे या 3 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। डी वाले सब शेल में आपको 5 डब्बे देखने को मिलते हैं या फिर 5 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। और एफ वाले सब शेल में आपको 7 डब्बे या 7 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। क्लियर है क्या? इतनी बात थी। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया ऑर्बिटल डब्बा है, तो डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ भरा होता है। अब हमने ये एटम के अंदर शेल, सब शेल, ऑर्बिटल इतनी बकवास क्यों करी, कारण जानो अब उसका। मैंने कहा एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन से, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो ग्रुप था उसे न्यूक्लियॉन्स कहा, और न्यूक्लियॉन्स आपका बीचों बीच प्रेजेंट होता है एटम के। तो न्यूक्लियॉन्स की मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंडीशन, पोजीशन आपने एक बार में जान ली, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ जानी? तो जो एटम के अंदर शेल्स होते हैं ना, इन शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं राजस्थान में रहता हूँ। अब इतना बड़ा है राजस्थान, मैं उसमें इतना बड़ा फैल के थोड़ी रहूँगा यार, मेरी बॉडी का एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो मुझे बताना पड़ेगा राजस्थान में इस सिटी में रहता हूँ, इस सिटी के इस गली में रहता हूँ, इस कॉलोनी में रहता हूँ, उस कॉलोनी में इस गली में रहता हूँ, इस गली में इस मकान नंबर में रहता हूँ, इस मकान नंबर के अंदर भी इस वाले कमरे में इस जगह पर बैठा हूँ। तो लोकेशन के अंदर लोकेशन आ रही है, हाँ या नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो शेल्स हैं, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, उन शेल के अंदर जो सब शेल हैं, उन सब शेल में जो ऑर्बिटल है, उन ऑर्बिटल के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शेल में ही, लेकिन शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो इसके अंदर अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक की कहानी हमने आपको समझाई। अब आप इसे कॉपी करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। हाँ जी क्लास, अब हम पढ़ते हैं अपने एटम। जो एटम का टॉपिक चल रहा था ना, उसका एक छोटा सा टॉपिक बच रहा था और मैं उसका जिक्र कर चुका था, सिर्फ नाम लिया था उसका मैंने। अब उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो नाम क्या था? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखो भाई, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस लाइन का जो मतलब है उसे पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद इसको समझा देता हूं। क्लियर? चलो लिख देता हूं पहले, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये इसका मतलब है। अब इसके मतलब को हम समझ लेते हैं कैसे। देखो, फिर वही घिसी पिटी बात करूंगा, लेकिन इस घिसी पिटी बात में बड़ा दम है क्लास। क्या? कि हमारे शब्दों में ही तो हमारा साइंस छुपा हुआ है। चलो आओ, सबसे पहले एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिकली। ये शब्द आता है इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्यों फ्लो करती है? भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जो बिजली घर में आती है वो किस वजह से फ्लो करती है? इतना तो आप बेसिक सी बात जानते होंगे कि चार्जेस की वजह से फ्लो करती है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ना, चार्जेस की वजह से। अब कई लोग बोलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स की वजह से ही तो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें चार्जेस का कहाँ रोल है? चार्ज का रोल है ना। एक्चुअली मेरा कहना यह है कि इलेक्ट्रिकली जो वर्ड है ये इलेक्ट्रिसिटी से आया है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से फ्लो होती है। मैंने चार्जेस का है, इसका मतलब एक चार्ज नहीं है, मोर देन वन टाइप ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की वजह से, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी का बहना, बिजली का बहना चार्जेस की वजह से होता है। और चार्ज दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज।
जब हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि कैसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का ही इलेक्ट्रिसिटी में रोल होता है। क्लियर? अभी के लिए आप मानो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से संबंधित है, पहली बात। और जो चार्ज हैं ये दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होता है ना क्लास, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। या फिर यूँ कहो कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन है ये। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग सर, एक वर्ड ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है सर? चार्ज का जीरो होना नहीं, न्यूट्रल का मतलब होता है नेट चार्ज का जीरो होना। नेट मतलब क्या होता है? टोटल। नेट मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है क्या? तो इन दोनों शब्दों को अब मिलाया जाए तो बात ये निकल के आती है कि अपने को चार्ज को जीरो करना है, कुल चार्ज को, नेट चार्ज को, टोटल चार्ज को अपने को जीरो करना है। ये नेट का मतलब टोटल है, समझ गए? टोटल चार्ज को जीरो करना है। तो टोटल चार्ज को जीरो कैसे करोगे यार? कैसे करोगे भाई? मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, आगे डिटेल इसकी और भी मिलेगी, है ना। ऐसे समझो एक कमरा है, उस कमरे में दो लोग हैं। एक आदमी, चलो मैं डायग्राम से ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर डायग्राम को इरेज कर देंगे, अपन सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं इसको। मान लो एक रूम है, इस रूम के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक ये है यू और एक ये है शांत। ये एस है शांत और यू क्या है? उग्रवादी। ठीक है? और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों ही बराबर ताकत वाले हैं। जितनी ताकत इसमें है उतनी ताकत इसमें है, जितना शरीर मजबूत इसका है उतना शरीर मजबूत इसका है। लेकिन ये कैसा है सर? शांत है। और ये कैसा है सर? उग्रवादी है। तो इस कमरे में न्यूट्रल माहौल बना रहेगा। क्यों? ये उग्रवादी अपनी उग्रता दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये शांतिवादी अपनी शांति की शक्ति से इस उग्रवादी की हरकतों को कम कर देगा। माने इस शांतिवादी ने अपनी शांति की शक्ति को खर्च किया और इस उग्रवादी ने अपनी उग्रवादी शक्ति को खर्च किया। दोनों की शक्ति एक दूसरे से कैंसिल हो गई, हाँ या नहीं? तो अब इसी एग्जाम्पल को हम कुछ ऐसा समझते हैं, सपोज दैट उग्रवादी अपना नेगेटिव चार्ज है और शांतिवादी अपना पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैंने बताया दोनों बराबर ताकत वाले हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर ताकत वाले हैं। अभी दोनों बराबर ताकत वाले कैसे हैं? तो उसके लिए आपको एक वैल्यू जाननी पड़ेगी, मैथमेटिकल वैल्यू जाननी पड़ेगी। और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फिर क्या है शब्द एक्स्ट्रा होते जाएंगे अगर मैं उन बातों को पहले लेकर आऊँगा तो। इसलिए आप फिलहाल समझने के लिए इतना समझो कि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। इसका सीधा सीधा हिसाब मैथमेटिक्स का है। जैसे एक माइनस का और एक प्लस का, क्या ये दोनों मिलकर जीरो नहीं हो जाते क्या? दोनों मिलकर जीरो नहीं हो जाते क्या? आप इसको इस तरीके से अभी समझो, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो वैल्यू है उसको मैं थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ। क्लियर? तो क्या कहा हमने? इलेक्ट्रिकली वर्ड आया इलेक्ट्रिसिटी से, जिसका संबंध है चार्जेस से। चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक, बोलो मेरे साथ बोलो, अरे कहो बोलो ना, एक बार जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन। और दूसरा चार्ज कौन सा है? प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको? मुझे आवाज नहीं आ रही, जल्दी जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। अरे ये बोलो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आ गई सर हमको बात? तो इलेक्ट्रिकली वर्ड तो समझ में आ गया, लेकिन न्यूट्रल वर्ड ये बोलता है नेट चार्ज को जीरो कर दो। अरे नेट चार्ज मतलब क्या होता है? इस नेट का मतलब जाल नहीं है, इस नेट का मतलब टोटल है, टोटल। मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि जो लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स को नोट करते हो वो लोग नेट का मतलब टोटल लिख लेना, जिनको नहीं पता हो। मोस्टली बच्चों को पता होता है, पर नहीं पता है तो आप लिख लो। तो नेट चार्ज को जीरो कर दो या टोटल चार्ज को जीरो कर दो तो न्यूट्रल कंडीशन बन जाती है। हाँ सर, इतना तो हम समझ गए। मतलब इसके अकॉर्डिंग जितने भी चार्जेस हैं उनको न्यूट्रल कर दो, शांत कर दो। तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा?
न्यूट्रल कर देगा, शांत कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक की गाड़ी अपनी किसकी हुई? एटम के फाइनल पॉइंट की। अब हम इसको इरेज करते हैं। एक बार के लिए मैं साइड हटता हूँ, इसको फिर इरेज करेंगे और फिर पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स की। देखो क्लास हमने किया क्या है, पहले एक बार समझ लो। हमने अच्छा यहाँ तक की कहानी तो हमने क्लियर कर दी। अब यहाँ दोबारा यहाँ सुनो एक बार। हमने मैटर से शुरुआत की थी, मैटर को हमने ब्रेक किया, तोड़ा तो लास्ट में हमने एटम जाना। मैंने मैटर को तोड़ने पे छोटे से छोटा पार्टिकल, जिसको हमने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। तो हमने एटम को पढ़ लिया, एटम को हमने जाना। क्या हमने एटम को पूरी तरीके से जान लिया है? नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है। एटम को बहुत कुछ जानना बाकी है। दूसरा, अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आयन। एक्चुअली अभी तक मैंने आपको एटम की, मॉलिक्यूल की और आयन की, मतलब इन दोनों की डेफिनेशंस तो अब दूंगा, लेकिन अब तक मैंने आपको एटम की डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ी सी झलक सिर्फ दिखाई है। अब बहुत कुछ बताना बाकी है, एटम के बारे में भी, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी, आयन्स के बारे में भी। ठीक है क्या? क्योंकि अब यही तीनों चीज़ें हमारी पूरी केमिस्ट्री के अंदर जगह जगह पर आएंगी। तो अभी ये बेसिक्स हैं, क्लियर? तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को जानना और मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन करना। उसके बाद हम आयन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम वो चीज़ शुरू करेंगे जो केमिस्ट्री में अच्छे खासों को रोना दिला देती है, माने आंसू दिला देती है। चलो अब हम पहले साइड रखते हैं, आप इसको नोट करो। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बस ये बताया है कि पहले हमने इसको पढ़ा था, इसको तोड़ने पर ये आया था, और इसको हम बताएंगे। क्लियर? कॉपी करिए, साइड हट जाता हूँ। हाँ जी क्लास, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम पहले एटम पढ़ेंगे, हमने एटम को थोड़ा बहुत जान लिया है ना। अब हम एटम के बाद बात करते हैं अपने मॉलिक्यूल की। चलो बात करते हैं मॉलिक्यूल की, और फिर हम ये भी बताएंगे कि हमने मॉलिक्यूल को एटम के बाद ही क्यों पढ़ा। चलिए मॉलिक्यूल की बात करते हैं। चलिए पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फिर एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। देखो, when two or more atom combine together when two or more atom combine together by any chemical combination, they form molecule। डेफिनेशन, सॉरी इतनी बड़ी डेफिनेशन, बड़ी नहीं है क्लास, ध्यान रखना। आज के बाद जीवन में जब भी केमिस्ट्री में डेफिनेशन बड़ी मिले, समझ जाना वो डेफिनेशन उतनी ही आसान है। क्यों? जब डेफिनेशन बड़ी होती है ना, वो अपने अंदर सारा बखान कर देती है, सारी एक्सप्लेनेशन अपने अंदर दे चुकी होती है। कैसे? हम इसी के शब्दों से एक्सप्लेनेशन निकालते हैं। सबसे पहले इसने कहा 2 या फिर ज़्यादा आइटम मिलेंगे, मतलब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? सर मिनिमम 2 आइटम की रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम मैंने मोर लिखा है। ये मोर वो थोड़ी है, ओ पिकाओ वाला मोर नहीं है। 2 या फिर ज़्यादा, माने 2 से ज़्यादा आइटम, या तो 2 आइटम आ जाएं, एक आइटम, या तो 2 आइटम आ जाए, कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 2 आइटम आए, या फिर 2 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 कितने भी आइटम आ जाएं, वो सब कंबाइन करें साथ में। लेकिन कैसे? केमिकल कॉम्बिनेशन से। देखो क्लास, एक्चुअली ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, ये कहाँ आया था? 2 शब्द बताता हूँ आपको मैं, एक बताऊँ फिजिकल कॉम्बिनेशन और एक बताता हूँ केमिकल कॉम्बिनेशन। फिजिकल कॉम्बिनेशन आपको मिक्सचर में देखने को मिला था। हमने मैटर को क्लासीफाई किया था, मैटर को एक बार बांटा था मिक्सचर में, तो मिक्सचर के लिए आपने कहा था फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। और
यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस आते थे उसके अंदर आपने बताया था केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। जो प्योर सब्सटेंस है अपने, इसको रफ में बना रहा हूँ, ये एक्चुअल लिखने वाला है, आप इसको नोट मत करिएगा, मैं सिर्फ आपको पुरानी क्लास का रिकैपिचुलेशन दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। माने अपना जो मैटर था, इस मैटर को अपन ने दो भागों में क्लासीफाई किया था, एक प्योर सब्सटेंस में और यहाँ पर मिक्सचर में। इस मिक्सचर को आगे होमोजीनस में और हेटेरोजीनस में बांटा था। ये सिर्फ एक रिकैपिचुलेशन है ना। प्योर सब्सटेंस के, अच्छा इसके लिए मिक्सचर के लिए अपन इस्तेमाल लेते थे फिजिकल कॉम्बिनेशन, फिजिकल कॉम्बिनेशन आप मिक्सचर के लिए काम में लेते थे। और प्योर सब्सटेंस के लिए आप क्या कहते थे सर? केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कहते थे? केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे क्लास। इस प्योर सब्सटेंस को आगे दो भागों में बांटा था। किस किस में सर? एक बांटा था एलिमेंट में, दूसरा बांटा था कंपाउंड में। जो ये एलिमेंट था ना क्लास, आपने बताया था ऐसे 118 एलिमेंट्स होते हैं, और जो एलिमेंट है ना ये दो रूपों में पाए जा सकते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो एलिमेंट्स हैं ये दो रूपों में पाए जा सकते हैं। या तो ये पाए जाएंगे एटम की फॉर्म में, अकेले अकेले। अकेले का मतलब सिंगल नंबर नहीं है, सिंगल टाइप है। कम समझ में आई होगी बात। जब मैं मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन समझाऊंगा अभी आपको, तब आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि एलिमेंट के लिए ही आपने एटम की स्टडी की, और एलिमेंट के लिए ही अब आप मॉलिक्यूल की भी स्टडी करोगे। सर बात अभी भी कम समझ में आई है? इतना तो समझ गए ना कि एलिमेंट इन दोनों से संबंधित है, एलिमेंट का रिलेशन इन दोनों के ही साथ में है। इतना ही मुझे आपको समझाना था। सर फिर इतनी बड़ी रामायण क्यों लिखी? क्योंकि 4 बॉटल नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, इन दोनों का ही रिलेशन केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ है। क्या बात समझ में आई? मैंने मैटर को दो भागों में है बांटा, प्योर सब्सटेंस को भी मैंने दो भागों में बांटा। इसके प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट्स को मैं इन दो रूपों में पढ़ने वाला हूं। तो ये दो रूप किसके हैं सर? एलिमेंट्स के हैं। एलिमेंट्स किसका है? प्योर सब्सटेंस का है। अजी प्योर सब्सटेंस में क्या यूज होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन। तो क्या आपके एटम में या फिर आपके मॉलिक्यूल में केमिकल कॉम्बिनेशन वाला शब्द आएगा या नहीं आएगा? आएगा। हमने आपको एटम के बारे में भी केमिकल कॉम्बिनेशन बताया कि आप इसको किसी भी केमिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते। मैंने आप फिजिकल शब्द इस्तेमाल नहीं लिया था, केमिकल शब्द इस्तेमाल लिया था, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन एटम मॉलिक्यूल दोनों से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों चीज़ें एलिमेंट से जुड़ी हुई हैं। इतना समझ में आ गया? तो इसमें मॉलिक्यूल में मैंने केमिकल कॉम्बिनेशन लिखा। अब बात क्लियर हुई क्यों लिखा? तो मैंने क्या कहा, दो एटम आ जाए या फिर ज़्यादा एटम आ जाए, या तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि मॉलिक्यूल केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं। पक्का ना? पुरानी क्लास देख लो। चलो, तो हमने ये तो जान लिया कि केमिकल कॉम्बिनेशन का संबंध मॉलिक्यूल के साथ में है। हाँ है, ठीक है। अब मैं आपको एक शब्द बता रहा हूँ, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है क्लास, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो शब्द सुनकर छोड़ देना अभी के लिए, क्योंकि कुछ क्लासेस बाद में, अभी से लेकर 2-3 क्लासेस बाद में मैं आपको उसी शब्द का मतलब बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन तो आप समझते हो, मतलब दो लोगों को यूं करके मिलना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। अभी सिर्फ लोग नहीं, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपने इस चीज़ को इस चीज़ के साथ में मिला दिया, या फिर आपने इस चीज़ को इस चीज़ के साथ में मिला दिया। सर ये कैसे मिल सकते हैं? इन बातों पे मत जाओ। मेरा मतलब समझाने का ये है कि कॉम्बिनेशन के लिए आपको कंबाइन करवाना पड़ेगा। कंबाइन मतलब जोड़ना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा। बात समझे? तो केमिकली कंबाइन करने के लिए, देखो मेरी बात सुनो, अब एक थोड़ी इंसानों वाली ट्रिक बता रहा हूँ। जब इंसान एक दूसरे के करीब आ जाएं, मतलब कंबाइन कर जाएं, मतलब उनके दिलों के रिश्ते एक दूसरे के साथ जुड़ जाए,
तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्या कि उनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। एक शब्द आया यहाँ पर, एक शब्द आया यहाँ पर, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन से एक शब्द निकल कर आता है बॉन्डिंग, और यहाँ पर टर्म आता है केमिकल। माने एक शब्द बता रहा हूँ, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या होता है इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बस इतना समझो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से एक शब्द निकल के आ रहा है, और उस शब्द का मतलब मैं आगे की क्लास में एक्सप्लेन जरूर करूँगा, ठीक है। वो शब्द है केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्डिंग। अभी केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे ये बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग क्यों होती है, इन सभी बातों को बहुत विस्तार से हम जानेंगे, बट नॉट नाउ। अभी मुझे बस आपको ये बताना था कि जो दो एटम, या तो देखो, या तो फिर दो एटम करीब आए, एटम को करीब आना है ना, या तो दो एटम आए एक दूसरे के पास पास और केमिकल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग हो जाए। इस शब्द के मतलब को अभी सिर्फ इतना जानो कि ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे टुगेदर और कंबाइन कर लेंगे केमिकली, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, बस इतना। तो क्या ये एक से ज़्यादा एटम है? हाँ। संख्या कितनी है? दो। तो जब दो एटम एक दूसरे के करीब आए और केमिकली कंबाइन कर लें, डेफिनेशन में यही लिखा है। और सर मोर भी तो लिखा है, तो या तो ये कंडीशन हो या फिर ऐसा हो कि दो से ज़्यादा तीन भी हो सकता है, अरे दो से ज़्यादा चार भी हो सकता है, दो से ज़्यादा पाँच भी हो सकता है, दो से ज़्यादा छः भी हो सकता है। फिर तो भैया कितने भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा कितने भी ले लो, कितने भी, तीन चार पाँच कितने भी ले लो, दो से ज़्यादा। या तो दो करीब आ जाए या फिर दो से ज़्यादा करीब आ जाए, लेकिन करीब आ रहे हैं, टुगेदर पास में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, कंबाइन कर रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं। समझ में आ गया? या तो दो एटम एक दूसरे के करीब आए और केमिकली कंबाइन करें तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, या फिर दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के पास में आ जाएं और केमिकल बॉन्ड से या केमिकली कॉम्बिनेशन करके एक दूसरे से चिपक जाएं तो मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर? गुड। अभी डायग्राम मैं मिटा देता हूँ, काफ़ी रफ से है, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन करना है, चलो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स, जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तब हमेशा किसी न किसी चीज़ को आधार बनाया जाता है। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। कई लोग क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हैं कि डिफरेंस बताना। क्लासिफिकेशन का मतलब डिफरेंस नहीं होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैरेक्टर्स को देखकर एक क्लास प्रोवाइड करना। मैं बताता हूँ, बात तभी समझ में आएगी। एक डायग्राम बनाता हूँ, रफ सा, समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, पर पहले वो डायग्राम बताता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। मान लो एक क्लास है, एक रूम है, एक रूम चार दीवारी है। ये चार दीवारी जो रूम है ये कुछ भी हो सकता है ना, ये किचन का रूम हो सकता है, ये बेडरूम हो सकता है, ये क्लासरूम हो सकता है। किस बात पर डिपेंड करेगा कि ये क्लासरूम है? क्योंकि इसमें बच्चे होंगे। और बच्चा एक ही तरह का होता है क्या? नहीं सर, बच्चे दो तरह के होते हैं, या तो मस्तीखोर होते हैं या बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। ये दो कैटेगरी चलती हैं। अब आपकी नज़रों में और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, बट हम दो ही कैटेगरी ले रहे हैं ताकि आपको समझा सकें। मान लो इस सेक्शन को मैंने दिया नंबर 1, इस सेक्शन को मैंने नाम दिया नंबर 1, इस सेक्शन को नाम दिया मैंने नंबर 2, और मैंने ये बता दिया है कि इस सेक्शन में जो भी बच्चा बैठेगा वो बच्चा बड़ा शांत होगा और पढ़ाई में अच्छा होगा। माने इस क्लास के लिए एक कैरेक्टर हुआ शांत, बच्चे बड़े कूल नेचर के होंगे, शांत नेचर के होंगे, एक कैरेक्टर हो गया। और इसमें कैसा होगा बच्चा? जो बच्चा बड़ा उग्र है, उग्र समझते हो? बड़ा ही मतलब नाचने कूदने वाला, पढ़ाई में ध्यान है नहीं, बातें मस्ती सब चल रहा है क्लास में, तो उग्रवादी बच्चा इसमें बैठेगा। उग्रवादी मतलब हलकट बच्चा इसमें बैठेगा। अब क्लास में बच्चे आना शुरू हुए, डेफिनेटली जो अच्छे बच्चे हैं वो इधर आएंगे, जो अच्छे बच्चे हैं वो इधर आएंगे, और जो बुरे बच्चे हैं वो कहाँ आएंगे? इसमें आएंगे। बुरे मतलब बुरे समझ रहे हो ना, उनमें उग्रवादियों वाला कैरेक्टर है ना, नालायकी दिखाते हैं क्लास में वो लोग। तो अच्छे बच्चे इधर आ रहे हैं, बुरे बच्चे इधर आ रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने अच्छे बच्चों को
एक कैरेक्टर के बेस पर एक क्लास प्रोवाइड कर दी, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। आपने बुरे बच्चों को एक कैरेक्टर के बेस पर एक क्लास प्रोवाइड कर दी, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये बात क्लासिफिकेशन आपको थोड़ी बहुत कम समझ में आई होगी, इसका ज़्यादा संबंध बायोलॉजी से है, इसलिए वहाँ पर और बेहतर समझ में आती है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी 11th वाले करते हैं, 12th वाले करते हैं। आप लोग चिल मारो 9th 10th वाले, आप लोग सिर्फ इसका मजा लो जो टॉपिक चल रहा है। बस क्लासिफिकेशन मुझे बताना था कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बोलूँ, एक क्वेश्चन सुनो छोटा सा, मैं बताता हूँ। उस क्वेश्चन का जवाब पहले आप देना, उसके बाद मेरा जवाब सुनना। मैंने गुड बॉयज़ को बैड बॉयज़ के साथ में, मतलब गुड अच्छे बच्चों को बुरे बच्चों के साथ में क्लासीफाई किया। क्या ये बात सही है? क्या मेरा ये बोलना सही है? दो जवाब दो। जिन लोगों का जवाब ये है कि हाँ ये बात सही है कि मैंने अच्छे बच्चों को बुरे बच्चों के साथ में क्लासीफाई किया, वो लोग गलती कर गए। देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने अच्छे बच्चों को बुरे बच्चों के साथ क्लासीफाई किया, इसका मतलब जिस क्लास में मैंने बुरे बच्चे रखे थे उन्हीं के साथ में मैंने अच्छे बच्चों को भी रख दिया। इसका मतलब ये है, अच्छे बच्चों को बुरों के साथ में क्लासीफाई कर दिया। बात समझी? अच्छे बच्चों को एक क्लास प्रोवाइड की है, बुरे बच्चों को दूसरी क्लास प्रोवाइड की है, दोनों को अलग अलग क्लास प्रोवाइड की है। क्लासिफिकेशन कहाँ हुआ है? अच्छे बच्चों का यहाँ हुआ है, बुरे बच्चों का यहाँ हुआ है। अच्छे बच्चों का बुरे बच्चों के साथ में डिफरेंशिएशन हुआ है, डिफरेंस क्रिएट हुआ है दोनों के बीच में। क्लासिफिकेशन इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। क्लासिफिकेशन की वजह से अच्छे बच्चे इधर चले गए, बुरे बच्चे इधर चले गए, तो अच्छे और बुरों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। लेकिन अच्छे को बुरे के साथ क्लासीफाई आपने नहीं किया है, क्योंकि अगर अच्छे को बुरे के साथ रख देते तो इधर दूसरे वाले रूम में अच्छे बच्चे भी होते, बुरे बच्चे भी होते, जबकि ऐसा नहीं है। आई होप सो मैं आपको इसके लिए सफिशिएंट नॉलेज दे चुका हूँ। बाकी नहीं भी आया समझ में तो आप इसमें चिल मार सकते हो, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा काम की है उनके जो 11th क्लास में, क्योंकि उनकी बायोलॉजी में ये टॉपिक है। आप लोगों के इतना ज़्यादा नहीं है, पहले था अब नहीं है, सो रिलैक्स। चलिए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की, उसके पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम इसके क्लासिफिकेशन पे आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने मॉलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स, अभी मैंने आपको वो जो चित्र बनाकर बताया था वो क्यों बताया था? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो बात बताई है उसमें यह था कि अच्छे बच्चों का नेचर शांत था, माने किसी कैरेक्टर के बेसिस पर मैंने क्लासिफिकेशन किया था, इसलिए मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ। माने क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो कोई ना कोई बेसिस होना ज़रूरी है। वो आधार या बेसिस क्या है? वो है टाइप ऑफ एटम्स, है ना। अब ज़्यादा तब समझ में आएगा जब क्लासिफिकेशन पूरा करोगे। तो इसे दो भागों में क्लासीफाई किया जाता है। एक कहा जाता है होमो एटमिक। सर कुछ कुछ तो कहानी समझ में आ रही है। होमो एटमिक, ये होमो मतलब समझते हो, उल्टी खोपड़ी मत दौड़ाओ। होमो का मतलब होता है समान, और एटमिक मतलब क्या होता है? एटम्स, माने एटम से संबंधित। और यहां पर शब्द आता है मॉलिक्यूल, माने वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स सेम टाइप के हों। मतलब मैं कह सकता हूं इसके लिए molecules made up of same type of atoms। क्लास अपने लेवल से अगर ऊपर उठना है तो साइंस के शब्दों को अपना बनाओ, अगर अपने ही लेवल से ऊपर उठना है तो साइंस के शब्दों को अपना बना लो, बात ख़त्म हो जाएगी। देखो ना यार, ये डेफिनेशन कहाँ गई इतनी बड़ी, इसमें से निकली ना। देखो कैसे, वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स होमो मतलब सेम टाइप के हों। आज के बाद जब भी साइंस में आप ये होमो शब्द देख लो ना, समझ जाना इसका मतलब कहीं ना कहीं समानता आ रही है। क्लियर? तो वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम सेम टाइप के हों उसे होमो एटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और फिर
थोड़ी बहुत इंग्लिश हमको आती है, उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज होमो एटमिक मॉलिक्यूल। अब मैं उसको लिख नहीं रहा, आर नोन एज, है ना, मैंने बता दिया यहाँ पर। क्लियर? एग्जाम्पल, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, ये दोनों एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। मतलब एलिमेंट के लिए आपको एटम पढ़ना पड़ता है, एलिमेंट के लिए आपको मॉलिक्यूल पढ़ना पड़ता है। तो जो एलिमेंट के लिए आपको एटम पढ़ना पड़ेगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल है इसमें एटम्स आएंगे। एटम किसके आएंगे? एलिमेंट्स के। लाइक सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है। अगर मैं रख दूँ अकेला सोडियम, क्या रख दूँ? अकेला सोडियम, तो क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं। मॉलिक्यूल के लिए क्या होना चाहिए था? सर कम से कम नहीं तो 2 एटम तो पास आते ही आते। क्या बोला मैंने? कम से कम नहीं तो 2 एटम, कम से कम नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम 2 एटम तो करीब आने ही चाहिए थे। यहाँ कितने एटम हैं? अच्छा, एक प्रॉब्लम और है हमारे साथ में, हमारे बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि लोग सोडियम को, क्योंकि अधूरा ज्ञान है ना यार थोड़ा बहुत, कोई नहीं, वक्त के साथ साथ सब पूरा हो जाता है। सोडियम को कई लोग Na से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कई लोगों को पता है कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक गलती बता रहा हूं जो आजकल बच्चे करते हैं, अमूमन सब बच्चे करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। सोडियम को वो ऐसे लिखेंगे, SO लिख देंगे सोडियम को, और अगर Na लिखेंगे भी तो कैपिटल N लिखकर यहाँ पर स्मॉल a की जगह कैपिटल A बना देंगे। दोनों ही चीज़ें गलत है, SO भी गलत है, N के साथ में कैपिटल A भी गलत है। यह है सोडियम एलिमेंट के लिए परफेक्ट सिंबल। क्लियर? अब ये सिंबल क्या है, क्यों आया, सब आगे बताऊंगा, सब बताऊंगा। अभी के लिए हम मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं ना, तो इसको ख़त्म करते हैं ना। समझ में तो सब कुछ आ ही रहा है ना? आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ, सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, आ रहा है ना? तो सोडियम एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कितने एटम आए? सर N और A 2 एटम आए। अरे नहीं बाबू, 2 एटम नहीं आए। सोडियम नाम का जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट के लिए ये सिंबल है। सिंबल मतलब समझते हो? प्रतीक। सिंबल मतलब होता है प्रतीक, माने उस एलिमेंट को शो करने वाला। अब एक्चुअली सोडियम का नाम इतना बड़ा है, SODIUM, इतना बड़ा नाम है, बार बार SODIUM लिखोगे तो वक्त बचाने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सोडियम के लिए Na का सिंबल इस्तेमाल क्यों किया? तो ये कहानी कुछ लंबी खिंचती जा रही है क्लास। इस सारी कहानी का झोलम झोल आगर है हमारे पास में, इस सारी कहानी का झोलम झोल हमारे पास आगे है। फिलहाल के लिए पेशेंस के साथ अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को एक डायरी में नोट करते हुए इन बातों को सीखते जाओ। डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको आने वाले टाइम में मिलता रहेगा। तो ये सोडियम नाम का जो एलिमेंट है, यहाँ पर इसका एक ही एटम आया है, एक ही एटम आया है। ये N और A साथ साथ आते हैं, सोडियम को शो करने के लिए N और A साथ साथ आते हैं ऐसे। तो ये कितने एटम है? ये अकेला खड़ा है तो एक ही एटम है। सर कम से कम 2 एटम होने चाहिए थे, मतलब ये सोडियम का मॉलिक्यूल नहीं है। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो ये सोडियम का एटम नहीं है भैया। इस जो नहीं है उनको अपन वाइट कलर से काट देते हैं, ये तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं अपन। यह है Cl। Cl का मतलब होता है क्लोरीन, और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में रहता है नेचुरली। तो Cl2 ये गैसियस फॉर्म में आपके सामने, तो Cl2 है। ये क्या लिखा हुआ है? 2। क्लोरीन क्या है सर? एलिमेंट। तो इस एलिमेंट के कितने एटम आए? 2 एटम आए। क्लोरीन नाम के एलिमेंट के 2 एटम आए। अजी क्लोरीन नाम के एलिमेंट के 2 एटम आ गए? सर 2 एटम आ गए। जब 2 एटम एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे से केमिकली जुड़ जाएंगे, तब वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। अरे वाह 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 वाह, राइम बन गई सर। तो कहने का मतलब ये है, मैंने होमोएटमिक मॉलिक्यूल में क्या बताया था कि मॉलिक्यूल बनना चाहिए, पहली बात। तो ये मॉलिक्यूल है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में 2 एटम मिनिमम आने चाहिए। तो आ तो रहे हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल तो है। ये ऐसे एटम्स से मिलकर बना हुआ है जो सेम टाइप के हैं। तो एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में
दो एटम प्रेजेंट है। कौन कौन सा सर? एक क्लोरीन का और दूसरा भी क्लोरीन का। तो क्या ये दोनों सेम टाइप के एलिमेंट नहीं है क्या? ये दोनों सेम टाइप के एटम नहीं है क्या? है ना। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स सेम टाइप के हों, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स सेम टाइप के हों, उस मॉलिक्यूल को आप होमो एटमिक मॉलिक्यूल कहोगे। आई होप सो आपको समझ में आई है बात। ऐसे ही और एग्जांपल देता हूं मैं। दूसरे एग्जांपल की फॉर्म में अपने पास में आ रहा है सल्फर 8। ये सल्फर भी एक एलिमेंट है, नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना होगा तो हम सुना देंगे आगे, अभी इसी लेक्चर में थोड़ी देर में आप सुन लोगे सल्फर का नाम। इसका भी सुन लोगे, इसका भी नाम सुन लोगे, इन सब एलिमेंट्स का नाम तो आप आज ही सुन लोगे, ठीक है। तो सल्फर नाम का एक एलिमेंट है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 8। माने सल्फर नाम के एलिमेंट के 8 एटम्स पास में आए। सल्फर नाम के एलिमेंट के 8 एटम्स पास में आए। अरे 8 2 से ज्यादा होता है क्या? 2 से ज्यादा तो होता है। तो 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो? सर 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो। माने ऐसा एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसके एटम्स की संख्या 2 से ज़्यादा हो और सारे के सारे एटम्स करीब आ जाएं और केमिकली बॉन्ड से बंध जाएं, तब वो किसका निर्माण करेंगे? मॉलिक्यूल का। मुझे सोच के जवाब दो क्लास, मुझे सोच के जवाब दो क्लास, जाग जाओ। ये सल्फर 8 नाम का जो अपना मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम हैं? सर 8 एटम। कितने एटम है? 8 एटम। एक बार बना दूं क्या? चलो बना देते हैं, अच्छा रहेगा। सल्फर 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 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो एटम हैं, क्या ये 8 के 8 एटम सेम टाइप के हैं क्या? हाँ हाँ। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम सेम टाइप के हो उसे हम क्या बोलते हैं? होमो एटमिक मॉलिक्यूल। तो क्या सल्फर 8 माने S8 एक होमो एटमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा? जी बिल्कुल कहलाएगा। क्लियर है क्या? जिस तरीके से सल्फर अपनी नेचुरल फॉर्म में 8 एटम्स के साथ रहता है, उसी तरीके से फॉस्फोरस अपनी नेचुरल फॉर्म में 4 एटम्स के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रहता है। फॉस्फोरस नाम के एलिमेंट के कितने एटम हो गए? 4 एटम। इस मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस के एटम हैं, चारों ही फॉस्फोरस के एटम हैं, चारों ही सेम तरह के एटम हैं। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम तरह के एटम होते हैं उसको होमो एटमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। बाबा समझ में आया क्लास? यहां तक की गाड़ी क्लियर। इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक था होमो एटमिक मॉलिक्यूल, अब तक तो डेफिनेशन रट गई होगी, है ना। चलो इस पे बढ़ते हैं अपन। दूसरा आता है हेटेरो एटमिक मॉलिक्यूल। और क्लास आप लोग बहुत समझदार हैं, ये मैं जानता हूं, तो अब इसकी डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं। देखो, वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो आता है विषम के लिए, माने डिफरेंट के लिए। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम डिफरेंट टाइप के हों उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरो एटमिक मॉलिक्यूल। इजी, इसका उल्टा ही तो है ना ब्रो। देखो तो मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ different type of atoms are known as heteroatomic molecule। ये बच्चों वाली बात मैं नहीं बताऊंगा, बता तो दिया। एग्जाम्पल्स, चलो एग्जाम्पल लिख लो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल लिख लो। NaCl क्लास, Na और Cl। Na एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एक ही एटम है। क्लोरीन एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एक ही एटम है। ये डिफरेंट टाइप का एटम है, ये डिफरेंट टाइप का एटम है। क्लोरीन एक अलग एलिमेंट का एटम है, सोडियम एक अलग एलिमेंट का एटम है।
तो दोनों अलग अलग तरह के एटम है ना क्लास। ये कितने एटम है? एक। ये कितना एटम है? एक। माने क्लोरीन का एक एटम, सोडियम का भी एक एटम, तो एक और एक तो दो हो गए ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। अरे क्या अच्छा, ये दो देखो, जब दो एटम एक दूसरे के पास में आ जाएं, केमिकल बॉन्ड से वो बंध जाएं, तब जाकर वो एक मॉलिक्यूल बनाएं। क्लियर है क्या बात क्लास? समझ में आया क्या? रैप सॉन्ग सुन रहे हो खाली? तो एक एटम दूसरे एटम के पास में आकर केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू बॉन्ड बना ले, बंध जाए, तो क्या बनाएगा? एक मॉलिक्यूल। है नहीं? एक्चुअली पीछे क्या आईना लगा रखा है मैंने, तो मैं उसे ही देखे जा रहा हूँ कंटिन्यूसली कि मेरा वीडियो का टाइमिंग तो सही चल रहा है ना, हाई जीबी की बन जाती है ना वीडियो इसलिए। तो सोडियम और क्लोरीन ये दो एलिमेंट माने दो तरह के एटम, डिफरेंट टाइप के एटम। पहली बात तो एक मॉलिक्यूल है, क्यों? एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, दो एटम हो गए ना। अरे दो एटम तो मिनिमम चाहिए थे ना ब्रो, तो दो एटम तो चाहिए, लेकिन वो एटम डिफरेंट टाइप के हैं। हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप के। वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स डिफरेंट टाइप के हों, उस मॉलिक्यूल को हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अजी हाँ या नहीं? अब तक तो रट गया होगा यार। ओ यार तो ये और ये डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, तो हेटेरो वाली कंडीशन तो पूरी हो गई। मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या कहती है? कम से कम दो एटम्स को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। तो आ तो रहे दो एटम्स एक दूसरे के पास। अब क्या जान लोगे बच्चे की? दो एटम्स एक दूसरे के पास आ गए, मॉलिक्यूल बना, और दोनों ही एटम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर है क्या? एक और एग्जांपल देता हूँ क्लास। आपने पानी पिया है? पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी, वो वही वाला। तो H2O पानी का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। इसमें हाइड्रोजन नाम का एक एलिमेंट है, उसके दो एटम है। ऑक्सीजन नाम का एक एलिमेंट है, उसका एक एटम है। तो एक एटम इसका, दो एटम इसके, दो और एक मिलाकर तीन एटम हो गए। और तीन की संख्या दो से ज्यादा होती है, माने मोर वाली क्वालिटी में आ गया। इसका मतलब ये भी अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। क्या ये मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एलिमेंट सेम टाइप के हैं क्या? सारे एटम सेम टाइप के हैं क्या? नहीं। हाइड्रोजन के एटम भी हैं, ऑक्सीजन का एटम भी है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है ना। तो इसी को तो हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा एटम है। हेटेरो है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन वाला है और एक ऑक्सीजन वाला एलिमेंट है, माने इसमें हाइड्रोजन के एटम भी हैं, ऑक्सीजन के एटम भी हैं, माने अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया क्या? और भी एग्जांपल ले सकते हो, ढेर सारे हैं। और अब हम जो आगे एग्जांपल लेते रहेंगे ना, तब मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि ये देखो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये देखो ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऐसा मैं याद दिलाता रहूँगा। उसके लिए आपको ये बेसिक्स याद होना ज़रूरी है क्लास, इसलिए मैं इतना फोकस करके समझा रहा हूँ। आप लोग 9th में हो ना, अभी 10th में हो ना, अभी जो 11th 12th के हैं उनको कुछ को आता है कुछ को नहीं आता है, लेकिन जो 9th और 10th के हैं उनके पास ज्ञान की कमी भी होती है और उनकी बुद्धि थोड़ी इमेच्योर भी होती है। तो उनको सीखने के लिए जो वक्त चाहिए, इसके लिए मैं इस पर इतना फोकस करके समझा रहा हूँ, ठीक है। और जो नीट वाले एस्पायरेंट्स हैं वो लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखें, अपन बहुत जल्दी डूबेंगे सिलेबस में, बहुत ही जल्दी अपन केमिस्ट्री फिजिक्स की बातें करेंगे। पहले तो केमिस्ट्री पे चोट मारेंगे, साथ साथ बायोलॉजी पे, फिर वक्त मिलने पर फिजिक्स पर थोड़ा ज़रूर मारेंगे। अभी के लिए हम इसको ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ख़त्म क्या करते हैं, हमने मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया। हमने कहा था मैटर पढ़ा हुआ है, मैटर को तोड़ो, मैटर से एटम निकलेगा। ये एटम क्लास गौर से अगर देखो ना तो मॉलिक्यूल को एटम्स ने मिलकर बनाया है। ये वजह है कि मैंने एटम के बाद मॉलिक्यूल पढ़ाया। पहले एटम क्या होता है वो बताया, फिर एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाता है। तो मैटर को तोड़ा, एटम निकाला, एटम को मिलाया, मॉलिक्यूल बनाया, इसलिए मैंने मॉलिक्यूल एटम के बाद में पढ़ाया। अब मेरा एक और पॉइंट बच रहा है, आयंस। आपने जो एटम पढ़े, आपने जो मॉलिक्यूल पढ़ा, ये एटम ये मॉलिक्यूल ये दोनों ही अब आयन कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। तब तक के लिए हम हटते हैं साइड में, आप इसको करिए नोट, बाद में हम करेंगे इरेज और फिर पढ़ाएंगे आयन। हाँ जी क्लास, अब हम बात करते हैं आयंस की। आयंस क्या होते हैं?
सुनो, अक्सर आपने सिरप्स पी होंगी, सिरप्स लाइक कैल्शियम की सिरप बोली जाती है, बोन्स के लिए पियो, आयरन की सिरप बोली जाती है, खून के लिए पियो, ऐसे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स की सिरप कही जाती है कि उसे पियो। उन सिरप में क्या होता है, उन सिरप में आयन्स होते हैं और आयन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। जो आयन है, अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं तो कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वो सुनो। एनी एटम और मॉलिक्यूल हैविंग चार्ज is called as आयन। बड़ी बेसिक सी चीज़ थी सर, एटम पर चार्ज आ जाए या फिर मॉलिक्यूल पर चार्ज आ जाए तब हम उस चीज़ को आयन कहेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ दोनों की, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको अभी नहीं बता रहा हूँ कि आयन बना कैसे है। मेरी बात सुनो क्लास, ये आयन के बाद में एक चीज़ ऐसी आती है जिसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। वो क्रिस क्रॉस मेथड क्यों आता है पता है? वो क्रिस क्रॉस मेथड इसलिए आता है क्योंकि वो आपको मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है। और मॉलिक्यूल को बनाना क्यों ज़रूरी है, मैं काम करता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसे मैं लिखते लिखते बोलता हूँ। उसे लिखकर बताना इसलिए ज़रूरी है, नोट की फॉर्म में अलग से बबल बनाकर लिख देता हूँ। उसे ऐसा लिखकर बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये जान पाओ कि हम आयन को क्यों पढ़ रहे हैं, और आयन को पढ़ने के बाद में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने में ये आयन हमारी कैसे हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं एक नाम भी यूज़ ले रहा हूँ, क्रिस क्रॉस मेथड। इन बातों को सिर्फ आप भी जानोगे क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्रिस क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? और आपको मॉलिक्यूल बनाना सिखाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं अपने नोट्स में आपको एक PDF या फिर एक मान लो एक पन्ना ऐड करके दूंगा। उस पन्ने में आयन्स होंगे अलग अलग तरह के। कई लोग बड़े ही सयाने होते हैं, वो कंसेप्ट्स की बाढ़ लगाकर ये कहते हैं, कंसेप्ट्स की धुएंधार बाढ़ लगाकर ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करवाने के लिए हम वैलेंसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता, मैं गलत नहीं मानता, ऐसे ही बनते हैं मॉलिक्यूल, सही बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी काम को करो, एग्जामिनर एग्ज़ाम में कोई चीज़ पूछे और कोई सवाल लिखाओ, उसमें कहा गया हो कि इस मॉलिक्यूल को बनाओ, तो क्या करोगे? लंबी चौड़ी रामायण का इस्तेमाल करोगे, लंबी चौड़ी कथा का इस्तेमाल करोगे, या फिर एक ही राम बाण में उस बात को ख़त्म कर दोगे? मेरे ख्याल से एक राम बाण बहुत होता है जल्दी काम करने के लिए। तो हम आपको जो चीज़ बताने वाले हैं अब, अभी नहीं, कल की क्लास में, वो चीज़ एक रामबाण की तरह काम करेगी ताकि आप बहुत ही जल्दी मॉलिक्यूल बनाकर रख दो, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी हो जाए। और रही बात कंसेप्ट की, रही बात वैलेंसी की, तो हम आपको 2-3 क्लास के बाद में उसको भी समझाएंगे। क्लियर है क्या? अभी हम क्या सीखेंगे? शॉर्ट मेथड, एक स्पीड वाला तरीका जिससे आप मॉलिक्यूल को जल्दी बनाओगे। मैंने इसके एक्सपेरिमेंट्स बच्चों में देखे हैं। जो बच्चे कोचिंग भी जाते हैं ना, वो लोग भी इस काम को जल्दी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग वैलेंसी से काम करने की कोशिश करते हैं और कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, और अगर आ भी गया तो लंबा टाइम लेगा, कंपैरेटिवली लंबा टाइम। ये लंबा टाइम आप लोगों के लिए है, टीचर्स के लिए नहीं, क्योंकि टीचर्स सालों साल मॉलिक्यूल्स को बनाते आ रहे हैं, वैलेंसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उनको याद है उनका टॉपिक, लेकिन बच्चों को याद नहीं होता है, इसलिए बच्चे स्पीड में नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्रिस क्रॉस मेथड आपको मॉलिक्यूल बनाना ईजीली सिखा देता है। हम इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे, हर जगह क्रिस क्रॉस मेथड का इस्तेमाल होगा। केमिस्ट्री में हर जगह जहाँ रिएक्शंस आएंगी, केमिस्ट्री में हर जगह जहाँ रिएक्शंस आएंगी वहाँ क्रिस क्रॉस मेथड का इस्तेमाल होगा। और क्रिस क्रॉस मेथड के लिए 6 से 7 बार बोल चुका हूँ क्रिस क्रॉस मेथड इतने से टाइम में। इसका मतलब क्रिस क्रॉस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्रिस क्रॉस मेथड सॉल्व करने के लिए आपको आयन्स की जानकारी होनी चाहिए। अब मैंने एक बात कही कि एटम भी आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल भी आयन हो सकता है, पर कब? जब उस एटम या फिर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए।
थोड़ी देर पहले ही मैं एक बकवास करके आया हूँ कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बात सही है क्या? जय श्री राम क्लास।